सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2016 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, इससे पहले मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को कैसे हल करना है एवं उसको हल भी कराया था। टोटल मैंने 11 क्वेश्चंस करा दिए थे पार्ट 1 में। आज उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम आज 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो 12 से लेके 18 तक हैं, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो 12वां क्वेश्चन क्या है, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागे छोटा कोष्ठक 11 गुणे 11 माइनस फिर ब्रैकेट में -4 फिर माइनस फिर मझला कोष्ठक फिर 3 माइनस 8 माइनस 1, ये किसमें है, रेखा कोष्ठक में। ठीक है, फिर मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है, को सरल कीजिए। ये है 2016 में 2 पेपर्स हुए थे मैथ्स के, सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर्स हुए थे। तो जो दूसरा पेपर हुआ था सेकंड वाला, उसका है ये। ठीक है, उसी का 12वां क्वेश्चन है। ये किस पे है, ये बॉड मास पे है। एक तरीके से ये बॉड मास वाले चैप्टर पे आया है। इसमें हम बॉड मास का नियम लगाना है। कौन सा बॉड मास, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। क्या होता है, कोष्ठक। ओ से होता है ऑफ, ऑफ माने का। ठीक है, फिर डी से होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। फिर एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। गुणा के बाद आता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। क्या आता है, जोड़। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, घटाना। ठीक है, तो मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं, यानी कि गणित में जो भी गणितीय सवाल होते हैं, उनको हल करते समय हमें इसी नियम का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले कोष्ठकों को तोड़ते हैं, फिर जो का वाला रहता है उसे तोड़ते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाना किया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो देखते हैं इधर, इधर क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, कोष्ठक तोड़ना है। क्या तोड़ना है, कोष्ठक। अब कोष्ठकों में भी एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर आता है मझले कोष्ठक की बारी। अब मझले कोष्ठक के बाद सबसे लास्ट में हम लोग बड़ा कोष्ठक यानी कि बड़े वाले कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो इसमें रेखा कोष्ठक है कहीं पे, हाँ भाई रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कर रहे हैं उसको उतार लो इस बार। ये तो होगा क्वेश्चन, पहले जो जैसे है पहले एक बार उतार लो। क्या था, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस फिर ब्रैकेट में -4 फिर माइनस फिर मझला कोष्ठक 3 माइनस 8 माइनस 1, ऊपर रेखा कोष्ठक, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्ठकों को तोड़ते हैं। और कोष्ठकों में भी कौन सा कोष्ठक, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे। चलिए, तो 112 माइनस ब्रैकेट में 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस फिर कोष्ठक में -4 फिर माइनस फिर मझला कोष्ठक 3 माइनस 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7। तो 3 माइनस 7, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। यानी कि हमने किसको सॉल्व कर लिया, रेखा कोष्ठक को हटा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर -8 और -1 में कैसे -7 आ गया, दोनों जुड़ जाएगा, -9 आना चाहिए। लेकिन आपने सर यहाँ पे 7 कैसे कर दिया। आप इसे ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, -8 -1, ये रेखा कोष्ठक के अंदर है। तो इसलिए ये जो है, ये जो माइनस है ना, ये कोष्ठक के बाहर है। आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे अगर दिया रहे माइनस और छोटे कोष्ठक में 8 माइनस 1 दिया रहे तो आप क्या करेंगे, माइनस को ऐसे ही लगा रहने देंगे, 8 में से 1 घटाएंगे, 7 आएगा। तो यही तो आएगा ना, -7 आएगा ना। तो ये जो है ना, ये कोष्ठक के अंदर है। ये जो माइनस है ये कोष्ठक के बाहर है और 8 माइनस 1 एक तरीके से कोष्ठक के अंदर है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि -8 और -1 दोनों को जोड़ दें। ये माइनस जो है कोष्ठक के बाहर है, ये रेखा कोष्ठक के बाहर है, इसलिए 8 में से 1 गया, 7 बचा और कोष्ठक के बाहर माइनस था तो वैसे ही माइनस हमने उतार
दिया। ठीक है, चलिए अगला स्टेप, अब रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, रेखा कोष्ठक के बाद क्या तोड़ेंगे, छोटा कोष्ठक। तो चलिए छोटा कोष्ठक तोड़ते हैं। तो क्या था, 112 माइनस बड़ा कोष्ठक 121 भागे, अब छोटा कोष्ठक में क्या है, 11 गुणे 11, 11 ग्राम में कितना होता है, 121, छोटा कोष्ठक यहाँ पे टूट गया। फिर कौन सा है, ये भी एक छोटा कोष्ठक है। तो -4 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो +4। फिर जो जैसे है ये मझला कोष्ठक, इसको अभी नहीं छूएंगे। 3 - 7 मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। चलिए अब आते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में छोटे कोष्ठक के बाद किसकी बारी आएगी, मझले कोष्ठक की बारी आएगी। तो हम क्या करेंगे, मझला कोष्ठक तोड़ेंगे। चलिए 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागे 121 +4 माइनस 3 में से 7 गया, यानी कि 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो उल्टा करेंगे। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा। और 7 का चिन्ह क्या है, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी कि -4 बचा। ठीक है, देखिए -7 में से 3 गया तो कितना बचा, -4 बचा, -4। तो -4 और ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया, देखिए 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4, और 7 का चिन्ह कौन सा था, माइनस का था। ठीक है, तो -7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। -4 और ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +4। और मझले कोष्ठक का काम खत्म। फिर कौन सा बचा है ब्रैकेट, ये वाला बड़ा कोष्ठक, ऐसे लगा देंगे। अब चलिए, अब हमको बड़े कोष्ठक को तोड़ना है, लेकिन बड़े कोष्ठक में कई चीज़ें हैं, जोड़ भी है, भाग भी है। तो सबसे पहले जोड़ घटाना, गुणा भाग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को करेंगे। तो चलिए भाग को करते हैं। तो 112 माइनस बड़ा वाला कोष्ठक 121 में 121 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 121 एक में 121, एक बार जाएगा ना, तो यही बस एक आएगा। तो 1 + 4 + 4, समझ में आ गया ना। 121 में 121 का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना। अरे 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब और हल करते हैं। इसके बाद भाग का काम खत्म हो गया, तो भाग के बाद क्या करेंगे, अब जोड़ बचा है तो जोड़ कर लेते हैं। तो 112 माइनस, चलिए इसको जोड़ करते हैं, 4 4 8 1 9, कितना आया, 9, और कोष्ठक खत्म। तो 112 - 9, तो 112 में से 9 गया, कितना बचा, 103। यही हुआ हमारा आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2016 में सेकंड वाले में पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया, फिर से समझा दें। चलिए फिर से समझ लीजिए, क्या था, ये बॉड मास के हिसाब से हमको सॉल्व करना था। बॉड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ो, यानी बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, फिर ओ मतलब ऑफ होता है, हिंदी में उसे का बोलते हैं। फिर डी से डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग करना है। फिर डिवीजन के बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बाद एडिशन यानी कि जोड़ के बाद सबसे लास्ट में हम करते हैं घटाना। तो इसमें सबसे पहले हमको कोष्ठकों को तोड़ना है, और कोष्ठकों को तोड़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर हम तोड़ते हैं मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक तोड़ा जाता है। तो पहले जैसे सवाल था वैसे हमने उतार लिया। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठक को तोड़ा। तो रेखा कोष्ठक में था 8 - 1, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा, तो हमने उसको लिख लिया। फिर उसके बाद आएगी बारी छोटे कोष्ठक की। तो 112 - 121 भागे 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 11 में 121। तो छोटा कोष्ठक यहाँ का टूट गया, एक और छोटा कोष्ठक बचा था ये, तो -4 ब्रैकेट के अंदर है, माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4 माइनस ये जैसे था 3 - 7 उसको वैसे ही लिख लिए। फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक टूट गया, तो अब इसके बाद कौन सा कोष्ठक तोड़ेंगे, मझला कोष्ठक। तो यहाँ पे जैसे था वैसे लिख लिए। मझला कोष्ठक में क्या था, 3 में -7, यानी कि -7 में से 3 घटा दीजिए, तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा। ये -7 था इसलिए -4 बचा, तो -4 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। अब कोष्ठक मझला कोष्ठक का भी काम खत्म हो गया। अब कौन सा बचा, सबसे लास्ट में बचा बड़ा कोष्ठक। लेकिन बड़ा कोष्ठक को तोड़ने से पहले हम देख रहे हैं इधर भाग भी है, इधर जोड़ भी है। तो इधर हम देखिए क्या करते हैं, इधर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को करते हैं, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 112 माइनस 121 में 121 का भाग दे दीजिए, तो क्या आएगा, 1 आएगा। 121 एकम में 121 +4 जैसे था उतार लिए। फिर 112 माइनस 1 4 5 5 4 9, तो 9 हमने उतार लिया। तो 112 में से 9 घटा दिया, कितना बचा, 103। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन हमारा
सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। साथियों किसी कारणवश टाइम पे आज वीडियो नहीं आ पा रही, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन देखते रहिए, मैं बनाता रहूँगा वीडियो उसको। और आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्या हुआ भाई? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, या तो सब कुछ आ रहा है या तो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। बोलो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां नंबर प्रश्न क्या है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। देखिए क्या कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और मैंने बताया है लस और मस वाले चैप्टर में कि लस क्या होता है। लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्या चीज़? कि लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और इसमें क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं 3, 6, 12 और 15, इसका हमें क्या करना है? लस निकालना है। ठीक है, अगर यही बड़ी से बड़ी कही होती तो बड़ी से बड़ी में क्या निकालते हैं? मस। और अगर छोटा से छोटा पूछ रहा है तो क्या निकालते हैं? लस। ठीक है, देखिए लस की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, लस कहलाता है। और मस की परिभाषा क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, मस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी, यानी कि लस निकालना है। तो ऐसे लिखिए सॉल्यूशन और लिखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर अब उसके बाद लस निकाल दो, या फिर ये लाइन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे लस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बराबर, ऐसे लस निकाल दीजिए, 3, 6, 12 और 15 का निकाल दीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 ऐसे उतार लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 15 कटेगा, नहीं तो वैसे ही उतार लेते हैं। फिर आते हैं, फिर 2 से 3 था तो 3 ऐसे उतार लिए, फिर इसको भी ऐसे उतार लिए, 2 तिहां 6, फिर ये 15। अब 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 5 15। फिर 5 से काटते हैं, 5 1 1 1 और 5 1 के 5 1। तो अतः कितना आ गया? लस बराबर, लस बराबर कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूना 4 3 12 पंजे 60। 60 कापियाँ। क्या चीज़? 60 कापियाँ। ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर। अगर आप नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 60 है या 60 होगी, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या चीज़ कह रहा था? देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, वो सीधे सीधे पूछ रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर भागों में बांटी जा सके। तो आप सारा कुछ एक तरफ रख लीजिए, सिर्फ आप ये देखिए कि छोटी से छोटी पूछ रहा है या बड़ी से बड़ी पूछ रहा है। अगर जिस प्रश्न में छोटी से छोटी पूछ रहा हो उसमें आप सीधे उनका लस निकाल दीजिए, और जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी पूछ रहा हो उसमें दी गई संख्याओं का मस निकाल दीजिए, वही आंसर होगा, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 60 होगी। हमने इसका लस निकाल दिया। अब लस निकालना तो आपको आता ही होगा। ये लाइन लिखिए चाहे ना लिखिए, ये आपकी मर्जी है, आप सीधे भी लस निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला लिखना जरूरी है कि लस बराबर ये बराबर 60 कापियाँ, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 60 है। फिर यहाँ पे आंसर लिखिए चाहे ऊपर, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सब आप लोगों ने किया है, बड़े आसानी से कर लेंगे यार, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है,
उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनको जोड़ने पर हमें 24 मिलता है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जैसे कह रहा है ऐसे लिखते सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है उनमें से वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो माना, ऐसे लिखिए, माना पहली संख्या या फिर माना एक संख्या बराबर x, माना एक संख्या बराबर x, ठीक है। तब दूसरी संख्या बराबर 2x। यही तो कह रहा है ना भाई कि जो इसमें से एक संख्या है वो दूसरी संख्या के दोगुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो आप मान लीजिए चाहे इसे 2x कर दीजिए, इसे x कर दीजिए, चाहे इसे x करके इसे 2 कर दीजिए। मतलब एक संख्या आपको माननी है x और दूसरी संख्या आपको माननी है 2x, उसका दोगुना। यही कह रहा था कि एक संख्या जो है वो दूसरे संख्या से दोगुनी है। चलिए, दोगुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, ये इसके बाद और क्या कह रहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, ऐसे लिखते हैं प्रश्नानुसार जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका योग कितना कह रहा है? 24 है। पहले प्रश्न को समझिए आप, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे संख्या की दोगुनी है। तो ये जो संख्या है वो इसकी दोगुनी है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं कि दोनों संख्याओं का योग कितना कह रहा है? 24। तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। पहली संख्या, एक संख्या हमारी है x और दूसरी संख्या क्या है? 2x, यानी कि x + 2x बराबर कितना कह रहा है? 24। यही तो कह रहा है ना कि दो संख्याओं का योग 24 है। चलो, तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 2x और 1x कितना होगा? टोटल 3x। 3x बराबर 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 24/3, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 और 24 कितना आया? 8। x बराबर कितना आ गया? 8। अतः पहली संख्या या फिर अतः एक संख्या 8 है तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है? 2 × x, यानी कि 2 × x कितना निकाले हैं? 8 ना, तो 2 × 8 यानी कि 16। अतः दूसरी संख्या बराबर 16। यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या 2x है। वही तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या की दोगुनी है, तो एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरे को 2x मान लेते हैं, यानी कि दोगुना है इसका, 2x दोगुना है, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो हमने दोनों संख्याएं मानी ना, पहली संख्या एक संख्या को x माना है, दूसरे को 2x माना है। तो x + 2x बराबर कितना कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 24 है। तो x + 2x बराबर 24। तो 2x और x जुड़ गए तो कितना हो गया टोटल? 3x। तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 24/3, 3 × 1 = 3, 3 और 24 आया कितना? 8। अतः एक संख्या कितनी है? 8 है तथा दूसरी संख्या क्या होगी? 2 × x। देखिए 2 × x यानी कि 2 × 8, 2 और 16। यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या दिया है? एक चित्र हमें दिया है। क्या दिया है? एक हमें चित्र दिया है। ऐसे एक चित्र दिया है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, इधर है 2.8 सेमी। ऐसे सेमी लिख लीजिए, सेमी, ठीक है। सेमी, इधर सेमी, ठीक है। चलो, वो एक इसके अंदर भी चित्र दिया है, ऐसे दिया है। ये त्रिभुज है ABC और ये वाला त्रिभुज है PQ और R। ये कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर, लिख लो 1.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, यानी कि ये त्रिभुज जो है बड़ा वाला त्रिभुज और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, दोनों समरूप हैं, यानी कि समान रूप वाले हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो
त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए जो त्रिभुज ए बी सी है यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं तो दी हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन जो त्रिभुज पी क्यू आर है, जो छोटा वाला त्रिभुज है, उसमें सिर्फ एक भुजा दी हुई है। त्रिभुज पी क्यू आर का केवल एक भुजा क्यू आर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। बाकी दो भुजाएं जैसे पी क्यू और पी आर पूछ रहा है कि इसको बताइए। और एक चीज बता रहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? वे त्रिभुज जिनका रूप समान होता है, यानी कि जो समान अनुपात में बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज। या फिर वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं ना, मतलब ऐसे त्रिभुज जैसे दो आकृतियां हैं, ठीक है, दो आकृतियां, वो छोटी बड़ी तो हो सकती हैं लेकिन अनुपात बराबर होगा। जैसे अगर ये 1 2 3 है तो ये होगा मान लो 2 4 और 6। ये ध्यान से देखने पे 1 दूना 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि जो रेशियो होगा रेशियो बराबर होगा, ठीक है। डिजाइन उनका सेम होगा, साइज में अंतर हो सकता है, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। तो वही कह रहा है कि ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों समरूप हैं, यानी कि इन दोनों की डिजाइन सेम है, बस साइज में अंतर है। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं दी हुई है 2 3 और 2.8। अब पूछ रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक भुजा दिया हुआ है, ये क्यू आर 1.5, बाकी दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए करते हैं। हम जानते हैं, ऐसे लिखिए, हम जानते हैं, या फिर ऐसे लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। देखिए रेशियो तो बराबर है, इसलिए हम एक बड़े वाले त्रिभुज का भुजा लेंगे, उसके बाद उसी का संगत भुजा छोटे वाले त्रिभुज का संगत भुजा लेंगे बटा में, फिर बराबर बी सी बटा क्यू आर। चलो करते हैं। तो ए बी कितना दिया है बेटा? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2। और पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू कुछ नहीं दिया है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं पी और क्यू। चलो फिर उसके बाद बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है 3। कितना दिया है? 3, तो ऐसे लिखते हैं 3 बटे क्यू आर कितना दिया है? 1.5। कितना दिया? 1.5। काट लेते हैं, अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिरछा। चलो तो 2 में हुआ, मतलब 2 गुणा 1.5 बराबर 3 गुणा पी क्यू। कितना? 3 गुणा पी क्यू। अब 3 इधर चला जाएगा क्योंकि संख्या की तरफ जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 गुणा 1.5 बटा 3 बराबर पी क्यू। तो 3 1 के 3 और 1.5 दूना कितना होता है? 3, यानी कि ये तीनों कट गया। तो कितना है? पी क्यू बराबर कितना है? पी क्यू बराबर कितना आ गया? 1 सेमी। अरे यहाँ देखिए ना, 2 गुणा 1.5 है, तो 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही तो आएगा। तो ऊपर 3 नीचे 3, तो कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आया? 1, यानी कि पी क्यू बराबर हमारा कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ये तो हो गया एक कंडीशन, यानी कि ये कितना आ गया हमारा? 1 सेंटीमीटर। देखिए ये भी 1.5 दूना 3 है, ये भी 1 दूना 2 है, रेशियो बराबर है ना। अब चलिए, अब हमने इसका बटा इसका कर लिया, इसके बटे इसका कर लिया। अब चलो एक और कर लेते हैं, ए सी बटा पी आर। क्या लिखते हैं दूसरी कंडीशन? ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। कोई भी भुजा ले लो, चाहे पी क्यू बटा ए बी ले लो, मतलब चाहे जो ले लो, ठीक है। तो ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, ठीक है। देखो ऊपर हमने रखा है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, ठीक है, और नीचे हमने रखा है छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजा। संगत भुजा मतलब कि उसके साथ वाली, जैसे इसका अगर आधार लिए हैं, जैसे ये BC बड़े वाले त्रिभुज का आधार है, तो QR छोटे वाले त्रिभुज का आधार है। तो आधार के साथ आधार को लेना है, लंब के साथ लंब को लेना है, और कर्ण के साथ कर्ण को लेना है। इसी हिसाब से करते हैं, संगत भुजाएं लेनी है, ठीक है। तो चलो AC कितना दिया है बेटा? AC
AC कितना दिया है 2.8, तो 2.8 बटा PR हमको नहीं मालूम है तो ऐसे PR लिख लेते हैं, PR बराबर BC कितना दिया है, BC दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे 3 लिखते हैं, बटा QR कितना है 1.5। चलो तो PR बराबर कितना हो गया, PR बराबर, सॉरी ऐसे डायरेक्ट करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले आप करिए क्या, तिर्यक गुणा, तो यानी कि 3 गुणा PR बराबर 2.8 गुणा 1.5, समझ में आना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो चलिए तो PR बराबर 2.8 गुणे 1.5 बटा 3, ठीक है। चलो तो अब कर देते हैं गुणा, 2.8 में 1.5 का गुणा करिए, यानी कि 28 में 15 का गुणा करिए तो 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 4 14 गुणे 28, यहाँ पे आएगा 0, 8 4 12, 2 1 3 1 4, कितना आएगा 420, और 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे था, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, यानी कि 4.20, कितना है 4.20 बटा 3। तो चलिए काट दीजिए, 3 1 के 3, कितना बचा, 1 बचा, 1 और 2 कितना होगा 12, 3 चौका 12, और 0 था तो ऐसे 0 लगा देते हैं। अब 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे ही लगा देते हैं, कितना आया 1.40 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा क्या आया, ये हमारा PR बराबर, अतः PR बराबर 1.40 सेमी, ये हुआ हमारा आंसर। देखो दो भुजा पूछ रही थी, PQ हमें ये वाला पूछ रहा था, ये बता दिए, और PR यही दो भुजा पूछ रहा था, तो हमने PR कितना आ गया मेरा 1.40, समझ में आ गया ना। देखो क्या कर रहा था क्वेश्चन, देखो इसमें टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, आप एग्जाम में सीधे से देखना, शॉर्टकट में बताता हूँ, ये 1.5 है, ये 3 है, यानी कि 2 गुने का अंतर है ना, 1.5 दूना 3, तो अगर ये 2 है तो ये इसका क्या होगा 1, 1 दूना 2, ये 2.8 है तो ये 1.4 होगा, 1.4 दूना 2.8। आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, चाहे बहुविकल्पी में पूछे, या फिर अगर पूछ रहा है 2 नंबरी में, तो 2 नंबर में थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए AB बटा PQ, देखिए AB और उसकी संगत भुजा क्या है PQ, संगत माने उसके साथ वाली भुजा, तो AB की साथ वाली भुजा कौन सी है PQ, तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, अरे BC बटा QR करिए चाहे AC बटा PR करिए, आपका मर्जी, जो मर्जी हो वो कर लीजिए, ठीक है, आएगा रेशियो बराबर ही रहेगा। देखिए ये हमेशा इसका 2 गुना है, ये 3 है तो ये 1.5 है, ये 2.8 है तो ये 1.4 है, ये 2 है तो ये 1 है, 2 गुने का अंतर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, एक बड़े वाले का ऊपर छोटे वाले के नीचे, बड़े वाले का ऊपर छोटे वाले का नीचे, तो 3 मान हमें मालूम था, AB हमें मालूम था, AB हमारा था 2 तो 2 रख दिया, PQ नहीं मालूम था तो PQ ऐसे ही लिख दिए। फिर BC कितना था 3, तो हमने BC की जगह 3 लिखा, और QR कितना था 1.5, तो QR में हम 1.5 लिख दिए। तब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 2 में गुणा होगा 1.5 का, और इधर इसका गुणा होगा, तो 3 गुणे PQ, हल करते हैं तो हल करने पे आएगा 1 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा आंसर। पहला मतलब PQ हमारा आ गया, उसके बाद ऐसे ही करते हैं AC बटा PR बराबर BC बटा QR, देखिए AC बटा PR बराबर BC बटा QR, तो कर लेते हैं, सबका मान मालूम था, PR का नहीं मालूम था, तो ऐसे तिर्यक गुणा किए, तिर्यक गुणा करने के बाद सॉल्व किए, तो आ गया हमारा 1.40 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वें नंबर के प्रश्न पर। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी यार देख लो, देखो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारी PDF अगर जो भी मैं बनाता हूँ, या फिर जो भी आप लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, उसको जब मैं सॉल्व करके आंसर करता हूँ तो मैं टेलीग्राम पर भी आंसर कर देता हूँ, चाहे आप इंस्टाग्राम पर पूछें, चाहे आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछें, आप चाहे जहाँ प्रश्न पूछेंगे मैं उसका आंसर उस प्लेटफॉर्म पर तो दूंगा ही, जैसे आपने इंस्टाग्राम पर पूछा तो इंस्टाग्राम पर भी आंसर कर दूंगा, आपने YouTube कमेंट सेक्शन में पूछा तो वहाँ भी आंसर कर दूंगा। अब देखिए YouTube में क्या होता है, YouTube में हमको कुछ आंसर करना हुआ तो एक एक चीज़ टाइप करो, हम आपको बड़ा सा क्वेश्चन उसको टाइप करके फ़ोटो कोई नहीं भेज सकते आपको, इसलिए हमको टेलीग्राम का सहारा लेना पड़ता है। इंस्टाग्राम में भी अगर आप हमको DM करते हैं तो हम मैसेज में आपको बता तो सकते, उसमें फ़ोटो तो भेज सकते हैं, लेकिन साथ में मैं उस चीज़ को
टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूं, जिससे जो भी बच्चे टेलीग्राम पर देखना चाहें वो देख सकते हैं कि दूसरे बच्चों का डाउट क्या है। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ए और बी, हो सकता है जो ए का डाउट हो वही सेम डाउट वही सेम चीज में बी वाला भी बच्चा भी फंस रहा हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे विजिट करते रहिए, उस पर क्या होगा कि नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और भविष्य में कभी अगर मुझे पीडीएफ देना हुआ या कुछ भी चीज़ प्रोवाइड करना हुआ तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि x + y + z बराबर 12 और x² + y² + z² बराबर 64 तो xy + yz + zx का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि यदि, पहले ऐसे लिखिए सॉल्यूशन और जो दिया है उसे लिख लीजिए। जो दिया है क्या दिया है, x + y + z बराबर 12 तथा दूसरा चीज क्या दिया है, x² + y² + z² बराबर 64। ये दो चीज दी हुई है। तथा पूछ क्या रहा है, x y + yz + zx बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि हम जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy 2yz 2zx, ये सूत्र होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। इसलिए ऐसे लिखिए, इसलिए x + y + z का होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर। इसलिए ऐसे लिखिए, इसलिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण 2, तब आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए समीकरण 1 से अब आप समझ जाएंगे कि ये समीकरण 1 हमने लिया। समीकरण 1 क्या है, x + y + z, x + y + z, x + y z का होल स्क्वायर इधर किए तो इधर भी उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अगर इधर स्क्वायर एक पक्ष में अगर स्क्वायर करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी स्क्वायर करेंगे, हम पक्षपात नहीं कर सकते। अगर इधर 1 जोड़ेंगे तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। इधर अगर फुल होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। गणित का यही नियम है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए फिर x + y + z का होल स्क्वायर क्या है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, ये हो गया बराबर 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 बराबर में 144। अब देखिए, अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे, x² + y² + z² कितना दिया है, x² + y² + z² कितना दिया है, 64 दिया है ना। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं ना। तो इसके बराबर 64, x² + y² + z² बराबर 64 प्लस 2xy 2yz 2zx प्लस 2 ऐसे कॉमन ले लीजिए, फिर इसको xy + yz प्लस xz या zx, 64 + 2 ब्रैकेट में देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं 2, फिर यहाँ क्या बचा xy, यहाँ बचा yz, यहाँ बचा xz बराबर 144। अब क्या करते हैं, ये 64 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कर लीजिए 2, यहाँ पे था xy + yz + xz बराबर 144 - 64, 144 - 64। अब ये इधर आ जाइए क्योंकि नीचे जगह नहीं है। क्या था, 2xy + yz + xz बराबर 144 में से 64 घटाइए, क्या आएगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 6 जाएगा नहीं, इसलिए 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, बचा कितना 80, यानी कि xy + yz + xz बराबर 80। ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 80/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 80, यानी कि xy + yz
प्लस एक्स जेड बराबर कितना आया 40। यही आया हमारा आंसर। ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया? देखिए बड़ा आसानी से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। क्या था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 हो तो एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं ये तीनों चीज जो दी थी कि ये दिया है, ये दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं समीकरण 2, जिससे हमको हल करने में आसानी हो जाए। अब पूछ क्या रहा था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसके बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2xy, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, चूंकि हम ये चीज जानते हैं इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए हमने उठाया समीकरण 1 से। लिख दीजिए कहाँ से उठाए, समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर। देखिए जब इधर होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर करेंगे, बराबर 12 का होल स्क्वायर। ये 12 है भैया, ये ब्रैकेट है। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर। फिर अब इसको तोड़ देते हैं। इसका हम जानते हैं कि जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, तो वही वाला सूत्र लगा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा है, तो पूरा ये जो था ये आ गया, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बार हमें 144। अब ये, अब ध्यान से इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 64 है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 64 दिया है, तो इसकी जगह पर हमने 64 लिख दिया। प्लस जो ये था ये पूरा लिखते, लेकिन इसमें से हमने देखा कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए ये 64 इधर प्लस में है, क्योंकि संख्या है तो संख्या की तरफ जाएगी, तो इसको इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये जो था इसको ऐसे लिखे, बराबर 144 माइनस 64। अब देखिए तो वो 144 में से जब 64 चला गया तो कितना बचा, 80 बचा। कितना बचा हमारा, 80 बचा। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या फिर एक्स जेड बराबर 80, ये इधर 2 गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो 80/2, तो 80/2 कितना होता है 40। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहले से लिखिए सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 0.5 हेक्टेयर। जो जो दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। क्या दिया है, इतना दिया है ना कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 0.5 हेक्टेयर। तो हमने लिख लिया कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। अब उसके बाद दूसरा क्या दिया है हमारे, मैदान की एक भुजा, तथा ऐसे लिखिए, तथा मैदान की एक भुजा बराबर कितना दिया है, 125 मीटर। भुजा कितनी दी हुई है, 125 मीटर। तब दूसरी भुजा बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे दिया है ये हेक्टेयर में और ये भुजा दी हुई है मीटर में। तो सबसे पहले या तो मीटर को हेक्टेयर में बदल लीजिए या तो हेक्टेयर को मीटर में बदल लीजिए। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन छूट गया, चलो लिख लेते हैं कि हम जानते हैं, चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। कितना होता है, 10,000 मीटर। इसलिए 0.5 हेक्टेयर बराबर 5,000 मीटर होगा। क्या होगा, 5,000 मीटर होगा। देख लीजिए 0.5 का गुणा 10,000 में करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 मीटर आएगा ना। तो ये 5,000, तो इसको कर लीजिए 5,000 वर्ग मीटर। क्या चाहिए, 5,000 वर्ग मीटर, 5,000 वर्ग मीटर। ये इसको बदल लीजिए, एक लाइन छूट गया, ये वाली लाइन इसके नीचे डाल दीजिएगा। तब दूसरी भुजा बराबर ये। तो यहाँ तक हो गया। अब हम जानते हैं कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए अतः आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैदान की लंबाई गुणे
मैदान की लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होती है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.5 हेक्टेयर दिया था, हमने बदल के उसको वर्ग मीटर में किया तो कितना आया, 5000 वर्ग मीटर। कितना आया, 5000 वर्ग मीटर। बराबर लंबाई कितनी दी हुई है, पता नहीं है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, पता नहीं है, लेकिन दिया हुआ है एक भुजा और दूसरी भुजा। तो हम जानते हैं या तो एक भुजा या दूसरी भुजा दी रहे या तो लंबाई चौड़ाई दी रहे, बात एक ही है। तो किसी को भी एक भुजा मान लेते हैं, किसी को भी दूसरी भुजा मान लेते हैं। तो मानना है यहाँ लंबाई चौड़ाई ना लिख के हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई की जगह पर लिखते हैं एक भुजा, एक, देखो लंबाई चौड़ाई की जगह पर लिख सकते हैं एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। ठीक है, देखो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई लिखो या फिर लिखो एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। देखिए क्या होता है, जैसे ये आयत है, ठीक है, ये कोई खेत है, ये कैसा है, आयताकार है। अब इसको कहो कि कोई कहेगा ये लंबाई है, कोई कहेगा ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, तो वही बात है। तो किसी को एक भुजा मानते हैं, किसी को दूसरी भुजा, तो किसी को भी एक भुजा और किसी को भी दूसरी भुजा मान लेते हैं। तो चलिए यही लगा देते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा, 5000 वर्ग मीटर, तो ऐसे 5000 लिख देते हैं, 5000 बराबर एक भुजा कितनी दी हुई है, 125, तो 125 गुणे दूसरी भुजा नहीं मालूम है तो ऐसे लिख दीजिए दूसरी भुजा। ठीक है, दूसरी भुजा। अगर लंबाई चौड़ाई ना दिया रहे, एक भुजा दूसरी भुजा दिया रहे, तो आप किसी को भी मान लीजिए एक भुजा और किसी को भी मान लीजिए दूसरी भुजा। ठीक है, यही वाले क्वेश्चन 2 बच्चों ने पूछा था, मैंने टेलीग्राम पे आंसर किया है और इंस्टाग्राम पर भी आंसर किया हूं मैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये 125 इधर आएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या होगा, 5000 बटा 125 बराबर दूसरी भुजा। चलो काटते हैं इसे, चलो इधर काटते हैं। 5 से 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10, 5 25। फिर इसे काटते हैं 5 से, तो क्या आएगा, 1000 आएगा। फिर इसे क्या करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100 यानी कि 40 बार। तो दूसरी भुजा क्या आ गई, अतः ऐसे लिखिए, अतः दूसरी भुजा बराबर 40 मीटर। क्या आया, दूसरी भुजा कितनी आ गई, 40 आई ना। देखिए 125 से जब 5000 को काटेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। 40 बटा 1 मतलब 40 ही तो आया। तो अतः दूसरी भुजा क्या हो गई, 40 हो गई। समझ में आया। फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा था कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमने जो जो दिया था पहले वो लिख लिया। क्या दिया था, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया था 0.5 हेक्टेयर, तो हमने 0.5 हेक्टेयर लिख लिया। उसके बाद ये दोनों लाइन आप नीचे इंक्लूड कर देंगे। चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, इसलिए 0.5 हेक्टेयर बराबर 5000 वर्ग मीटर, ये हमने बदल लिया यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप किनारे बदल लो, चाहे आप यहाँ पे बदल लो। अब उसके बाद तथा दूसरी चीज क्या दी हुई थी, मैदान की एक भुजा। तो मैदान की एक भुजा बराबर 125 मीटर, तब दूसरी भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयताकार मैदान हो कुछ भी हो, मेन हमको ध्यान देना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें लंबाई चौड़ाई तो बताया नहीं है, इसमें बताया है एक भुजा और दूसरी भुजा की बात किया है, तो आप कर दीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, आप मान लीजिए। ठीक है, तो एक भुजा हमारी है 125 गुणे दूसरी भुजा हमको थी नहीं, तो ऐसे दूसरी भुजा हमने लिख दिया। फिर क्षेत्रफल था 5000, तो 5000 बराबर 125 गुणे दूसरी भुजा। फिर ये इधर गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी 5000 बटे 125 आप काट दीजिए, काटने पे आएगा 40, अतः दूसरी भुजा बराबर 40 मीटर। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 2016 सेकेंड बार जो दूसरी बार एग्जाम हुआ था मैथ्स का, उसका। चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है टेलीग्राम जो चैनल है, उसका नाम क्या है, पोडियम क्लासेस। उसका भी नाम है, क्या नाम है, पोडियम क्लासेस, CLASSES, पोडियम क्लासेस। और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम उस पर क्या नाम है मेरा, PAWAN पवन KESAR
WANI910 पवन केसरवानी 910। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ऊपर वाला टेलीग्राम चैनल है। आप कहीं भी हमसे देखिए, इस टेलीग्राम पे आप शायद पूछ ना पाएँ, लेकिन आप यहाँ पे सारे आंसर्स मिलेंगे और यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पे आप कहीं भी पूछिए, उसका उत्तर आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाते रहिए और सबको आंसर मिलेगा, किसी को छूटेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो बात अलग है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या क्या दिया है, पहले ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जो दिया है उसे लिखते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर कितनी हैं, ग्राम सभाएं कितनी हैं, 2x + 3, ये तो हो गई ग्राम सभाएं। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं, तथा ऐसे लिखिए, तथा प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या, या फिर प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप बराबर कितने हैं, नलकूप x² + 5x + 6, ये हो गए नलकूप। अब न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप है ये ज्ञात करना है। तब ऐसे लिखिए, तब न्याय पंचायत में नलकूपों की संख्या बराबर क्या होगा, ग्राम सभा गुणे प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप, यानी कि 2x + 3 गुणे x² + 5x + 6। ठीक है, देखो आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई कहे कि कोई न्याय पंचायत है, उसमें 5 गांव हैं। कितने गांव हैं, 5 गांव हैं, और हर गांव में 10-10 नलकूप लगे हैं। तो बताइए कि टोटल कितने नलकूप लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 5 गांव हैं, ये 5 कितने हो गए, गांव हैं, 5 गांव हैं, और हर गांव में 10-10 नलकूप यानी कि हैंड पाइप लगे हैं। ये इतने हैंड पाइप हैं। ठीक है, हैंड पाइप, ये हर गांव में 10-10 हैंड पाइप लगे हैं। ठीक है, तो और कोई पूछे कि टोटल कितने हैंड पाइप है, तो आप क्या करेंगे, 5 में 10 का गुणा कर देंगे, 15 50। तो वही चीज़ है, वही चीज़ बीजगणितीय रूप में दिया गया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। क्या कह रहा है कि इतनी ग्राम सभाएं हैं, टोटल 2x + 3 इतनी ग्राम सभाएं हैं, और हर गांव में इतने इतने नलकूप यानी कि हैंड पाइप लगे हुए हैं। तो आप बताइए कि टोटल कितने नलकूप है। तो आप क्या करेंगे, गांव की संख्या गुणे नलकूपों की संख्या, जो आपने यहाँ किया था कि 5 गांव हैं और हर गांव में 10 हैंड पाइप लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई पूछेगा कि टोटल कितने हैंड पाइप है, तो गांव में 10 का गुणा कर देंगे, यानी 5 में 10 का गुणा कर देंगे तो वही आ जाएंगे कि टोटल इतने हैंड पंप हैं। तो वही चीज़ है कि गांव की संख्या में यानी कि ग्राम सभाएं गुणे प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप, यानी कि 2x + 3 गुणे x² + 5x + 6। अब इसे हल कर लीजिए, क्या आएगा, 2x का गुणा x² में होगा तो क्या आएगा, 2x³, एक x यहाँ है, एक 2x यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 3x हो गए। फिर 2x का गुणा 5x में होगा, तो यानी कि 2 पंजे 10, और x कितना हो जाएगा, x²। ठीक है, प्लस 2 छंग 12x, प्लस अब 3 से करेंगे गुणा, एक बार इससे तीनों में कर देंगे, फिर दूसरी बार इससे तीनों में गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा x² में होगा तो क्या आएगा, 3x² प्लस 3 × 5 = 15x, प्लस 3 छंग 18, देखिए 3 छंग 18। चलिए हल करते हैं। तो 2x³ यहाँ पे है और x³ कहीं है, नहीं है, तो ऐसे लिखिए 2x³। ठीक है, 2x³ प्लस 10x² यहाँ पे, 3x² यहाँ पे, तो टोटल दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने x² हो गए, 13x²। कितने x² हो गए, 13x², प्लस 12x यहाँ पे है और 15x यहाँ पे, दोनों x जोड़ दीजिए, कितने हो जाएगा, 12 15 कितना होगा, 27x, टोटल 27x हो गया, प्लस 18। तो इतने आ गए नलकूप, इतने नलकूप। ये हुआ हमारा पहला आंसर।
अब इसके आगे एक चीज और कह रहा है कि यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो फिर एक तो ये हो गया, इतने नलकूप आ गए बीजगणितीय रूप से, जैसे इसने पूछा बीजगणित एक्स वाई लगा के वैसे ही आंसर हमने दे दिया एक्स वाई लगाकर। लेकिन ये बहुत चतुर है। उसके आगे पूछ रहा है कि यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब चलिए रखते हैं कि यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या बराबर, ऐसे लिखिए 2 गुणा x की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, यानी कि 1 की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर है ना, तो यानी कि 13 अब ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 27x है ना, तो 27 गुणे x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो 27 गुणे 1 प्लस 18। चलिए तो 2 में 1 का क्यूब मतलब कि 1 आया, 1 का क्यूब मतलब क्या आएगा 1 ही तो आएगा ना, 1 का क्यूब नहीं 1 का लाख कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए 1 का 1 ही आएगा। तो 2 1 कम 2 प्लस 13 1 कम 13, अरे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही तो आएगा ना, तो 13 1 कम 13 प्लस 27 1 के 27 प्लस 18, आप सबको जोड़ दीजिए सबको, 8 7 15 3 18 2 20 का 0 हासिल लगे 2, 1 2 3 1 4 और 2 6, टोटल कितने आ गए 60 नलकूप। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक न्याय पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं, यानी कि एक न्याय पंचायत में कई सारे ग्राम सभाएं मतलब कई सारे गांव आते हैं। तो एक न्याय पंचायत है उसमें इतने सारे गांव आते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक ग्राम सभा यानी कि प्रत्येक गांव में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप है, यानी कि हर गांव में इतने इतने नल लगे हुए हैं। तो बताइए कि न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप है, तो बताइए कि पूरे न्याय पंचायत में कितने नलकूप हैं, यानी कि कितने हैंडपाइप हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितनी गांवों की संख्या है गांवों की संख्या में नलों की संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल नल आ जाएंगे। मैंने उदाहरण भी दिया कि मान लो कि कहीं पर किसी न्याय पंचायत में 5 गांव हैं और हर गांव में 10 हैंडपाइप लगा हुआ है, तो आप बताइए कि टोटल कितना हैंडपाइप लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 5 गांव है तो 5 गांव गुणे 10 यानी कि 15 50, टोटल 50 हैंडपाइप लगा है। तो वही हमने किया कि गांवों की संख्या में नलकूपों की संख्या का गुणा कर दिया, तो ये आया इतने नलकूप। लेकिन उसके आगे क्वेश्चन एक और लाइन में पूछ रहा है कि यदि x बराबर 1 हो यानी कि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताइए। तो हमने क्या किया कि यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या बराबर जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दिया, और जब उसको हल किया तो कितना आ गया 60 नलकूप। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो 2016 का सेकंड बार हुआ पेपर आज होता है समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे देखकर अच्छा लगता है कि आप लोग एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे कमेंट करते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, और हमें एनालिटिक्स में भी पता चलता है कि आप लोग खूब अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को। देखते रहिए, मज़े करिए और जी जान से परीक्षा की तैयारी करिए, टेंशन फ्री रहिए। मैथ्स में अगर आपने मेरी क्लासेस ली हुई हैं तो आप फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, बाकी हम तो 25 में 25 की बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।